बच्चों अपन एक टॉपिक लेके आए एकल कोशिका प्रोटीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपन क्या चाहते हैं कि अपन को पनीर खाने की जरूरत नहीं पड़े और अपने को प्रोटीन मिल जाए। लोग क्या करते हैं, पनीर की तरफ रुख करते हैं और पनीर की बराबर आपको प्रोटीन मिल जाए तो आप उस पनीर का पीछा छोड़ दोगे। अब अंतरिक्ष पे यात्री जाते हैं तो वो अपने साथ भोजन तो ले जा नहीं सकते हैं, तो अपने साथ वो ऐसा शैवाल ले जाते हैं जो शैवाल क्या होता है, रात दिन फैलता रहता है और उसके अंदर क्या होती है, वर्दी होती है। रोज शैवाल खाते रहते हैं और वो अंतरिक्ष में 200 दिन 400 दिन 10 साल तक आराम से जीवित रहते हैं और वापस धरती पर लौट आते हैं। अब अपन आज वही आपको बता रहे हैं एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन को अपन कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। एक्चुअल में क्या होता है कि कुपोषण का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें किसी ना किसी तत्व की कमी होती है। हमारे भोजन के अंदर होना चाहिए प्रोटीन जो हमारी वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। हमारे भोजन के अंदर होना चाहिए वसा, हमारे भोजन के अंदर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमारे भोजन के अंदर होना चाहिए खनिज। ये सबसे मेन आवश्यक है। इसके अलावा हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए विटामिन। ये चीजें हमें नेसेसरी आवश्यक होती हैं। यदि इनमें से किसी चीज की कमी होती है तो हम कहते हैं कि हमें कुपोषण का शिकार होता है। तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कहते हैं कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है। 25% जनसंख्या ऐसी है जो कुपोषण का शिकार। एक नेचुरल सी बात होता है, रोज व्यक्ति दाल ही दाल खाए तो क्या होगा, बेचारा आंदोलन करेगा कि रोज दाल मत खिलाओ। हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, रोज दाल दाल खिलाते हैं, या एक कद्दू की सब्जी फेमस होती है, सस्ती पड़ती है, या आल होता है वो रोज ला के खिलाते हैं, तो बेचारों को कुपोषण हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, अपन एक छोटी सी बात कर रहे हैं। जो धान है उस धान का उत्पादन पारंपरिक तरीके से हो रहा है। ये पारंपरिक तरीके से धान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन आज के टाइम में इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि सभी व्यक्तियों को ये मिल नहीं सकता है। ठीक है, तो अपन एक ऐसी कोशिका का उपयोग करेंगे जिसका नाम होगा एकल कोशिका प्रोटीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसके उदाहरण बताओ। परीक्षा में ये भी सवाल आता है एकल कोशिका प्रोटीन के उदाहरण बताओ। तो एकल कोशिका प्रोटीन का सबसे पहला उदाहरण आपको बताना है स्पाइरुलिना। जो स्पाइरुलिना नामक शैवाल है वो एक्चुअल में क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन का उदाहरण है। दूसरा है क्लोरेला और तीसरा है संडेस्मस। ये तीनों ऐसे शैवाल होते हैं जो एकल कोशिकीय प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से क्लोरेला शैवाल होता है। इस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाते हैं, स्पाइरुलिना शैवाल को अपने साथ लेके जाते हैं, और ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और ये सब चीजें होती हैं। मेन ये है कि इनका उत्पादन कहीं पे भी किया जा सकता है। जैसे आपके पास में आलू का कचरा है तो आलू के कचरे के ऊपर ये उग जाएंगे। जैसे आपके पास में सीरा है, यानी सीरे का मतलब एसिटिक एसिड है, उसमें ये आसानी से उग जाएंगे। इसी तरह से आपके पास में घास फूस का कचरा है तो उसके अंदर भी ये क्या हो जाएंगे, आसानी से फलेंगे फूलेंगे। इसी तरह से आपके पास कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसमें भी ये शैवाल आराम से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी उनके उगाने के लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इनको क्या होता है कि आप कहीं पे भी आसानी से उगा सकते हो और बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की इनको आवश्यकता नहीं होती है, ना ये ज्यादा जलवायु पर निर्भर करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एग्जाम्पल बताना है स्पाइरुलिना, क्लोरेला, संडेस्मस। अब प्रोटीन का आजकल एक स्रोत है जिसका नाम होता है मशरूम। मशरूम होता है एक तरह का कवक है। इसको आजकल लोग क्या करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। लेकिन ये भी क्या है, इसकी खेती भी सीमित मात्रा में होती है। तो अब धीरे धीरे क्या है, लोग हैं वो किसकी तरफ जाने लग गए हैं, धीरे धीरे इस एकल कोशिका प्रोटीन की तरफ जाने लग गए हैं। अब एकल कोशिका प्रोटीन ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही अच्छा, सस्ता, सुंदर और एक तरह से प्रोटीन का स्रोत है, ये शैवाल होते हैं, ये ध्यान रखना है।
अब अपन कहते हैं कि एकल कोशिका प्रोटीन बहुत अच्छा स्रोत है। एकल कोशिका प्रोटीन के अंदर ये एक नाम दे रखा है सूक्ष्म जीव का, एक सूक्ष्म जीव है उसका नाम दे रखा है, वो भी आपको याद रखना है, मिथाइलो फिलस, मिथाइलोट्रोपस क्या है, एक ही नाम है, मिथाइलोट्रोपस। अगर ये 250 ग्राम आपके पास में सूक्ष्म जीव है तो ये क्या करेगा, ये आपको बताना है बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन बनाएगा, यानी अपन कहेंगे बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, जैसे 20 टन 30 टन इतना ज्यादा ये प्रोटीन बनाता है। तो ये सूक्ष्म जीव कम मात्रा में होता है तो भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन बनाता है। आप ये गाय है जो 250 किलोग्राम की गाय है, वो एक दिन के अंदर क्या करती हैं, 200 ग्राम प्रोटीन बनाती हैं। यानी 250 किलोग्राम की इस गाय की आप सेवा करते हो और वो 200 ग्राम आपको क्या करती है, प्रोटीन देती है। लेकिन आप अगर 250 ग्राम ये सूक्ष्म जीव ले लो, मिथाइलोट्रोपस, तो ये सूक्ष्म जीव 24 टन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, यानी इतना अधिक प्रोटीन ये बनाता है। ये अपने ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन आता है कि एकल कोशिका प्रोटीन के उदाहरण बताओ। दूसरा सवाल ये आता है कि एकल कोशिका प्रोटीन का उत्पादन कहाँ किया जा सकता है, कहीं पे भी किया जा सकता है, आलू का कचरा हो, सीरा हो, घास फूस हो, अपशिष्ट हो, मलमूत्र हो, कहीं कोई ऐसी जगह हो। फिर इसके लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है, और अन्य क्या होता है, इसके लिए ज्यादा सुख सुविधाएं भी नहीं चाहिए, कहीं पे भी उग जाता है। फिर एक सवाल आ सकता है, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग, ये परीक्षा में सवाल आ सकता है, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग प्रोटीन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आपको ये सूक्ष्म जीव का नाम याद रखना है, मिथाइलोट्रोपस, ये एक बैक्टीरिया है। अब अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। आज क्या है, विश्व की जनसंख्या बहुत अधिक है, अपन बात कर रहे हैं बिलियन में जनसंख्या, खरबों में जनसंख्या, अरबों में जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपन को क्या करना, अपना टारगेट ऐसा होना चाहिए कि जो पादप प्रजनन हो, उस पादप प्रजनन की विशेषता ये हो कि उसके अंदर पोषक तत्व हो, आप खाओ आपको स्वाद आना चाहिए। यानी सबसे पहले तो क्या होता है कि ज्यादातर जो पादप बनते हैं उन पादपों में किस किस चीज की कमी आपको देखने को मिलती है। ज्यादातर पादपों के अंदर विटामिन ए, आयोडीन और जिंक की कमी होती है। इनके कारण क्या होता है, व्यक्ति का जीवन काल और मानसिक सामर्थ्य दोनों घट जाते हैं। तो अपन को ऐसे पादप बनाने हैं जिसमें विटामिन ए अधिक हो, आयोडीन अधिक हो, जिंक अधिक हो, ये अपना टारगेट होता है। अब सवाल इसमें बहुत अच्छा बनता है कि आपको पादप प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं। आपको सबसे पहले तो क्या है, उसमें प्रोटीन अंश गुणवत्ता बढ़ानी है, फिर आपको तेल अंश गुणवत्ता बढ़ानी है, फिर विटामिन अंश गुणवत्ता बढ़ानी है, फिर सूक्ष्म पोषक और खनिज पोषक तत्व आपको बढ़ाने हैं। आपने मान लो एक सेव खाई, आपको कहा ले बेटा ये सेव खा ले, उस सेव के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, उस सेव के अंदर तेल ज्यादा हो, उस सेव के अंदर विटामिन ज्यादा हो, उस सेव के अंदर सूक्ष्म पोषक ज्यादा हो, तो आप कहोगे मुझे सब कुछ मिल गया। आपको मान लो एक केला खिलाया गया, उस केले को खाते ही आपको क्या महसूस हुआ है कि इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें तेल ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, सूक्ष्म पोषक ज्यादा है, तो आपका शरीर में वृद्धि होगी और आपका जीवन सामर्थ्य बढ़ेगा। तो अपना टारगेट यही है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य हैं ये सब चीजें बढ़ाने वाला। अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली, ये सवाल आता है IARI का पूरा नाम लिखो। आई मतलब है इंडिया, IA का मतलब एग्रीकल्चर, R का मतलब रिसर्च यानी अनुसंधान, और I का मतलब इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये आपको जिंदगी भर याद रखना, आप बायोलॉजी जब तक पढ़ोगे तब तक आप कभी जाना, बहुत बड़ा संस्थान है ये, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ बहुत सारे पादप प्रजनन किए जाते हैं।
अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे पादप बनाए हैं जैसे कि गाजर, पालक और कद्दू बनाए हैं जिसमें विटामिन ए अधिक होता है। अब गाजर में तो आपको पता ही है विटामिन ए ज्यादा ही होता है। ये पालक और कद्दू है, इसमें भी ऐसे जीन डाल दिए गए हैं जिसके कारण उसमें विटामिन की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, आपने पालक खाया, आपको लोहा तो मिला ही मिला, साथ में आपको विटामिन ए मिल गया। कद्दू, कद्दू का बहुत बड़ा आता है, उसमें भी विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी है। विटामिन सी आपको पता ही है खट्टे फलों में होता है, लेकिन करेला खाओगे विटामिन सी मिलेगा, बथुआ खाओगे विटामिन सी मिलेगा, सरसों खाओगे विटामिन सी मिलेगा, टमाटर खाओगे विटामिन सी मिलेगा। तो ये भी टमाटर है, टमाटर तो आपको पता ही है आंवला है, टमाटर है, इससे विटामिन सी मिलता है। लेकिन करेला, बथुआ और सरसों भी नाम याद रखने हैं। फिर आयरन और आपको कैल्शियम चाहिए तो आपको पालक और बथुआ खाना पड़ेगा। प्रोटीन है वो लबलब, गार्डन मटर और ब्रॉन्ड बीन्स, ये पादप इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगी। अब क्या होता है कि कुछ संकरण तकनीक द्वारा भी पादप बनाए गए। एक सवाल आएगा, विमुक्त संकर मक्का बनाया गया, विमुक्त संकर मक्का बनाया गया है, इस मक्के के अंदर क्या होता है, एमिनो अम्ल की कमी होती है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। लेकिन ये विमुक्त संकर मक्का है, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में होता है। ये सवाल परीक्षा में आता है कि मक्के के अंदर कौन से दो एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं, ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। तो आपको बताना ट्रिप्टोफैन और लाइसिन मक्के में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल होते हैं। अब अपन कह रहे हैं एटलस 66 क्या है, एक गेहूं की किस्म है। इसको गेहूं के पौधे के साथ क्या करते हैं, संकरित कराते हैं और उसमें जीन डाल देते हैं, जिसके कारण ऐसा गेहूं बनेगा जिसमें प्रोटीन अंश बढ़ जाएगा। ये सामान्य गेहूं का पौधा है, ये सामान्य गेहूं का पौधा है, ये एटलस 66 है। एटलस 66 के पास एक जीन है जो उच्च प्रोटीन अंश बनाता है। जब इसका जीन इसमें डालेंगे तो एक नया गेहूं का पौधा बनेगा, उस पौधे के अंदर प्रोटीन अंश ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे चावल खाते हैं, चावल में लोहा 5 गुना अधिक मिलेगा, ऐसा धान बना दिया गया है। तो धान की ऐसी किस्म बनाई गई है जिससे लोह तत्व की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। एटलस चावल ऐसे, एटलस गेहूं ऐसा बनाया गया है जिसमें उच्च प्रोटीन अंश होता है। तो इसमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला तो इसके उद्देश्य बनते हैं, दूसरा पादप के अंदर क्या क्या कमी होती है, तीसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कहाँ है, नई दिल्ली में है। मक्के के अंदर कौन से एमिनो अम्ल होते हैं, एटलस है, उससे क्या प्राप्त होता है, उच्च प्रोटीन अंश। धान में कौन सा तत्व अधिक होता है, लोह तत्व।